ईयर 2022 में 2,886 करोड़ का टर्नओवर और जो इसका प्रॉफिट है पिछले साल में 68.70 करोड़ का है। और जो TWS की मार्केट है उसमें इसका जो मार्केट शेयर है इसका 41.7% है। ये है बोट की कहानी और ये सब इन्होंने कुछ ही लास्ट सालों में किया है। तो आखिरकार बोट इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो उनको दिखी, और JBL और इतनी बड़ी स्टूडियो वाली मार्केट में ये कैसे एंटर हुए, कैसे मार्केट पे राज किया और मार्केटिंग इन्होंने कैसे की। तो दोस्तों यूँ तो कंपनी की शुरुआत जो है 2013 में, पर इसकी जो सेल्स को पुश मिला वो 2016 के बाद मिला। तो 2016 में ऐसा क्या हुआ जो इसकी सेल्स को पुश मिला। तो 2016 में एप्पल ने लॉन्च की एयरपोर्ट्स, और जो एप्पल जो भी करता है वो मार्केट का ट्रेंड बन जाता है। और आज के टाइम पे जो है म्यूजिक सुनना हर किसी को पसंद है, चाहे वो बच्चा हो या ओल्ड एज हो। और अब जो मोबाइल कंपनीज हैं वो अपने फ़ोन्स के साथ ईयरफोन्स भी नहीं देती। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा बाहर से खरीदने का, और यहाँ से एक नई मार्केट पैदा हुई। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कई सारी कंपनीज आई। तो ऐसा क्या हुआ कि उन कंपनीज को इतना बूस्ट नहीं मिला जितना बोट की सेल्स को मिला। तो आखिर बोट ने ऐसा क्या किया, बोट कैसे सक्सेसफुल हुआ, उसमें पहले आप एक बात माइंड में बिठा लो कि अगर आपको किसी भी मार्केट में एंटर होना है तो दुनिया से अलग दिखना होगा और एक ही कैटेगरी पकड़नी होगी। और कैटेगरी यूनिकनेस कैसे भी हो सकती है। एक तरीका उसमें है प्राइसिंग, और प्राइसिंग जो है आपको डिफरेंट बनाती है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओगे तो वो सस्ते से सस्ता भी आता है और महंगे से महंगा भी आता है। इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं: अल्ट्रा प्रीमियम, प्रीमियम, सब प्रीमियम और अफोर्डेबल। अगर मोबाइल की बात करो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 लाख से ऊपर का फ़ोन भी लेते हैं, तो उस कैटेगरी में आता है एप्पल। उस कैटेगरी में जो है एप्पल डोमिनेट करता है। फिर आते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई हम 1 लाख तो खर्च नहीं कर सकते, बट हम जो 50,000 से 90,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं, उस कैटेगरी में आता है सैमसंग। और जो लास्ट कैटेगरी आती है अफोर्डेबल, उसमें वो बंदे आते हैं जो भाई ये कहते हैं कि हमें सिर्फ फ़ोन चाहिए सुनने के लिए, तो उस 15,000 से 20,000 तक का, या 15,000 से नीचे का भी चलेगा। तो उस कैटेगरी में आ गए MI, वीवो, ओप्पो, लावा। अब कोई ऐसा बंदा आता है जो ये कहता है कि भाई 15,000 से नीचे का फ़ोन मैं लूँगा नहीं, और 50,000 से ज़्यादा की पॉकेट मेरी अलाउ नहीं करती। ओप्पो, लावा से बढ़िया फ़ोन हो, उस टाइम पे कोई फ़ोन था ही नहीं। उस टाइम पे थी ये मार्केट खाली। तो एक कंपनी एंटर हुई जिसका नाम था वन प्लस, और वन प्लस ने कहा ये मार्केट खाली है, मैं इसमें घुसता हूँ, एंटर करता हूँ और इस पर राज करता हूँ। और उसने डोमिनेट भी किया इस मार्केट को। और एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर वन प्लस उतने फ़ोन सेल कर रहा था जितने एप्पल और सैमसंग मिला के दोनों सेल कर रहे थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बोट की केस स्टडीज़ में फ़ोन कहाँ से आ गए। तो ये सेम एग्जांपल जो हमने फ़ोन्स के लिए लिया है, अगर हम हेडफोन इंडस्ट्रीज़ में लगाते हैं उसमें भी सेम कैटेगरीज आती है। यहाँ पर अल्ट्रा प्रीमियम जो है 15,000 से ऊपर का है, उसमें किसके आगे एप्पल और बोस के हेडफोन्स आ गए। दूसरी कैटेगरी जो है वो 15,000 तक की आती है, जो है प्रीमियम कैटेगरी। उसमें जो है JBL राज करता है। तीसरी कैटेगरी जो आती है हमारी आती है 5,000 से 10,000 वाली, जो है हमारी सब प्रीमियम कैटेगरी, जिसमें करता है सैनहाइजर मार्केट को डोमिनेट। फिर आती है हमारी लास्ट वाली कैटेगरी जो कि है हमारी अफोर्डेबल, जिसमें आती है हमारी बोट। तो आप लोग ये कहोगे कि 5,000 वाली से कम में भी तो कंपटीशन है, तो वहाँ बोट कैसे एंटर हुआ और उसने उस मार्केट को डोमिनेट किया। चलिए उसकी कहानी जानते हैं। तो यहाँ हम दोबारा एग्जांपल लेते हैं वन प्लस कंपनी का। जब वन प्लस कंपनी नई नई आई थी तो उसको कोई जानता नहीं था क्या स्टेटस है, कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी ने उस टाइम पे हायर किया हमारे प्यारे आयरन मैन को, यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। और अब इतना फेमस एक्टर जब इस कंपनी की ऐड कर रहा है तो हम ये सोचेंगे कि ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। उस एडवर्टाइजमेंट से कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि कंपनी जो है मेन ब्रैकेट में भी आई, कंपनी की सेल्स भी बढ़ी और मार्केट में वैल्यू भी बढ़ी। बात आती है बोट कंपनी की। तो देखो 5,000 से नीचे हेडफोन्स भी आते हैं, ईयरफोन्स भी आते हैं, वो सारे एक से ही आते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि 1,000 या 2,000 में हमें क्या ही कंपेयर करना। लेकिन उस कैटेगरी में किसी कंपनी की पैकेजिंग अच्छी है, डिज़ाइनिंग अच्छी है और कलर अच्छा है, और उस कंपनी के एडवर्टीजमेंट कोई वेल नोन फेस कर रहा है जैसे कि हार्दिक पांड्या, तो आप लोग ये सोचोगे कि ये कंपनी दूसरे के कंपैरिजन में बेटर है, क्योंकि इसकी जो एडवर्टीजमेंट है कोई वेल नोन फेस बड़ा फेस कर रहा है। जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट है, ये टेक्निक बोट ने काम में ली और धीरे धीरे ब्रांड बनने लगा। जब इसी टेक्निक की वजह से बोट कंपनी की सेल्स को पुश मिला, तो उसने और भी वेल नोन फेसेस को अपने साथ जोड़ा, जैसे कि दिलजीत, पृथ्वी शॉ और कार्तिक आर्यन। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का फ़ायदा क्या है। किसी भी सेलिब्रिटी को हम 5 या 10 करोड़ देते हैं तो उसको फ़ायदा कंपनी को मिलता है या नहीं मिलता। अब आप लोग ये मान लो कि बोट कंपनी सिर्फ हार्दिक पांड्या को 5 करोड़ देती है और उसकी फ़ोटो लगाने की वजह से उसका 500 का प्रोडक्ट 600 में बिक रहा है, तो उसको पर यूनिट 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है।
और हार्दिक पांड्या का फेस लगाने की वजह से अगर उसकी 1 करोड़ यूनिट बिक गई तो उसकी फोटो लगाने की वजह से कंपनी को 100 करोड़ का मुनाफा ज़्यादा हुआ, तो कंपनी को उसे 5 या 10 करोड़ देने में क्या जाता है। मतलब बोट ने अपना टर्नओवर कैसे बढ़ाया, तो बोट ने हेडफोन्स लॉन्च किए 2200 के, जो उस टाइम पे कोई नहीं दे रहा था, और जो लोकल एयरफोन्स थे 100 से 150 वाले, तो वहाँ बोट ने अपने एयरफोन्स 289 में लॉन्च कर दिए। जैसे जैसे इनका ब्रांड बनता गया तो ये दूसरे सेगमेंट में भी एंटर हुए। तो दोस्तों ये थी बोट कंपनी की मार्केट में एंटर होने की, सक्सेस होने की और आगे बढ़ने की स्ट्रेटेजी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमने इससे क्या सीखा। तो हमने ये सीखा कि हम एक सेगमेंट में एंटर करें, वहाँ पे अपने धीरे धीरे अपने को स्टैब्लिश करें, और जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ती जाए या मार्केट वैल्यू बढ़ती जाए तो हमें दूसरे सेगमेंट में भी एंटर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस कंपनी की केस स्टडीज आपको चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Sarakar, whatever.